नमस्कार, स्वागत है आपका लोकसभा टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम संवाद। संवाद में इस बार हम बात करेंगे संसद की। आखिर संसद क्यों नहीं चली? बजट सत्र में बजट तो पास हो गया, लेकिन कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकी। कई महत्वपूर्ण बिल फिर से अटक गए। आखिर क्यों? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं संसदीय कार्य मंत्री श्री विजय गोयल जी। विजय गोयल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। विजय गोयल जी, सब समझेंगे आखिर संसद क्यों नहीं चली। कई सारे सवाल हैं, उनके जवाब भी हम उनसे हासिल करेंगे कि क्या वजह रही इसकी। विजय जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि संसद का बजट सत्र, जिस बजट सत्र ने पिछले बजट सत्र में काम का एक रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन इस बार संसद नहीं चली, ये सवाल है क्यों? देखिए, जो बात आप कह रहे हैं वही बात बहुत लोगों के मनों के अंदर है जी। संसद चर्चा के लिए होती है जी। संसद कानून बनाने के लिए होती है जी। संसद में जनता की समस्याएं उठाई जाती हैं जी। और पहले भी ऐसे हुआ है कि संसद नहीं चली हो, पर पूरा का पूरा सेशन वॉश आउट हो जाए जी, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला है जी। तो मैं समझता हूं कि संसद ना चलने का एक बड़ा कारण ये है कि कांग्रेस और कुछ विपक्षी पार्टियों ने सदन को बिल्कुल चलने नहीं दिया जी। क्योंकि सरकार ने बार बार ये बात को कहा जी कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं जी, और हम कोई भी इशू के ऊपर, कोई भी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन के लिए तुरंत हम तैयार हैं। पर मैं समझता हूं कि शायद विपक्ष के पास या कांग्रेस के पास चर्चा के लिए कोई ऐसे विषय नहीं होंगे, या सरकार को घेरने की ऐसी बातें नहीं होंगी कि उन्होंने संसद नहीं चलने दी। पिछली बार यही जो पहला सत्र था जी, इसमें 134% काम हुआ था जी, 134%। और फर्स्ट पार्ट के अंदर लोकसभा के अंदर, राज्यसभा में 96% हुआ था। और आज आप देखिए, लोकसभा में 4% काम हुआ है और राज्यसभा में 8% काम हुआ है जी। तो मैं समझता हूँ ये एक बड़ी चिंता की बात है। सदन की गरिमा जिस तरह से गिर रही है या गिराई जा रही है, वो सबके लिए एक वाकई में सोचने की बात है। विजय जी, ये बिल्कुल चिंता की बात है कि सदन नहीं चलती है और कहीं ना कहीं सरकार के कामकाज का भी नुकसान होता है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार ने चर्चा नहीं कराई मुद्दों पे, अविश्वास प्रस्ताव को सरकार ने स्वीकार नहीं किया। तमाम ऐसी बातें रहीं जिसपे विपक्ष ने सरकार के क्रियाकलाप पे उंगली उठाई है। देखो, बड़ी बात क्या है जी, ये हमेशा से हम सुनते आए हैं कि सदन चलाना जो है सरकार का काम है जी। मानो विपक्ष का काम तो सिर्फ डिस्टर्ब करने लग गया और वो ये कहें कि भी हम इसमें बाधाएं डालेंगे और आप इसको चला कर दिखाओ जी। पक्ष और विपक्ष, सरकार और विरोधी दल, दोनों को जनता ने एमपीज को चुन के भेजा है जी। हमारा सरकार का काम है, विरोधी दलों का काम विरोधी दल का, विपक्ष का काम विपक्ष का है। तो दोनों को अपनी अपनी भूमिका अपनानी है। सरकार को कानून बनाने हैं, कानून पास करने हैं, समस्याओं के जवाब देने हैं, विपक्ष को सरकार को घेरना है। पर अगर सदन ही नहीं चलेगा तो कैसे होगा? तो इसलिए मैं ये नहीं मानता हूं कि केवल सरकार का काम है। दूसरी बात यह है, बड़ी बात क्या है कि सरकार ने पहले दिन, अगर आप राज्यसभा को ही उठा लेंगे तो राज्यसभा में सबसे पहले विपक्ष ने सस्पेंशन ऑफ बिजनेस 267 नियम के अंदर दिया कि सारा काम काज रोककर और बैंकिंग फ्रॉड जो हुए हैं, बैंकिंग इरेगुलरिटीज जो हुई हैं, उसके ऊपर आप चर्चा कराइए। और 267 में उन्होंने दिया। ये चेयरमैन का प्रोरोगेटिव है, किस नियम के अंदर चर्चा आरंभ होगी। चेयरमैन ने कहा मैं आपको अलाउ करता हूं 176 के अंदर आप चर्चा को आरंभ करिए इसके ऊपर। और सरकार ने भी कहा हम हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं एकदम। किंतु विपक्ष उस समय इसमें बढ़ गया कि नहीं, हम तो चर्चा करेंगे तो 167 में करेंगे जाके। तो अब ये जो चीज चेयरमैन के अधिकार क्षेत्र में आती है, तो चेयरमैन तो चर्चा के लिए तैयार है, सरकार भी चर्चा के लिए तैयार है, किंतु विपक्ष ने एक बहाना ढूंढ लिया और चर्चा से भाग गया। इसी दौरान के अंदर 5 दिन तक संसद नहीं चली। इसके बाद दूसरी पार्टियां भी इसके अंदर शामिल हुई, पर कांग्रेस ने लगातार जो है विरोध किया। अब हम चाहते थे कावेरी पे भी चर्चा हो, बैंकिंग इरेगुलरिटीज की भी चर्चा हो। हम चाहते हैं कि चर्चा अपना टीडीपी का जो इशू था स्पेशल स्टेटस का, उसके ऊपर भी हो। हम चाहते थे SC ST वाला जो चर्चा है, सीलिंग वाला है, सब पे चर्चा हो। पर अगर विपक्ष चर्चा ही नहीं करने देगा तो कैसे होगा जी। तो मैं समझता हूं कि लगातार हमने इस बात की कोशिश की। ऐसे ही लोकसभा के अंदर हुआ। लोकसभा में भी जो विपक्ष ने 193 के अंदर दिया, जिसमें वोटिंग नहीं होती, और उन्होंने दिया, उन्होंने ही नोटिस दिया और वही फिर चर्चा से भाग गए। ये एक ज़्यादा चिंता की बात थी। वहाँ भी लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन जी ने कहा कि अभी सरकार चाहती है चर्चा करो। जहाँ तक आपने नो कॉन्फिडेंस की बात की है, तो नो कॉन्फिडेंस का एक नियम ये है कि भाई नो कॉन्फिडेंस तभी आ सकता है
जब कोई भी उसके लिए नोटिस देगा और उसके बाद जो 50 सांसदों की गिनती जो है वे स्पीकर करेंगे जी। पर ऐसे के अंदर अगर सदन के अंदर हंगामा हो रहा है, पोस्टरबाजी हो रही है, नारेबाजी हो रही है, तो स्पीकर तो उनकी गिनती कर नहीं पाएंगे। और ऐसे के अंदर आप ये भी उम्मीद नहीं करते हो कि नो कॉन्फिडेंस के पक्ष और विपक्ष में कौन है, क्योंकि सरकार को अच्छा खासा बहुमत है लोकसभा के अंदर, तो सरकार को किसी प्रकार को कोई डर नहीं था। सरकार ने हर बार यही कहा कि आप नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं तो सरकार उसका स्वागत करेगी, सरकार उस पर चर्चा के लिए तैयार है। किंतु विपक्ष ने सदन के अंदर ऐसा माहौल बनाए रखा जिससे कि नो कॉन्फिडेंस को लिया जाना ही मुश्किल हो गया। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, पहली बार ऐसा हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टीज झंडे लेकर पार्लियामेंट के अंदर आ गई हैं, पार्टी के झंडे लेकर। पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरा विपक्ष कांग्रेस जो है वो हर उनके सदस्य के पास प्ले कार्ड था, नारेबाजियां हो रही हैं, हंगामा हो रहा है। तो ये तो सीधी सीधी लोकतंत्र की हत्या है। ये बात कांग्रेस को सोचनी चाहिए कि जो उन्होंने 50 साल तक इस देश के ऊपर, 50 साल से ज़्यादा देश के ऊपर राज किया है, उसके अंदर ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ कि आप पूरा का पूरा वॉश आउट कर दें। और मैं समझता हूँ कि सदन के अंदर जो इस प्रकार से हुआ उसमें पूरे देश ने टेलीविजन्स के ऊपर देखा है, खासतौर से लोकसभा राज्यसभा के चैनल्स पूरी प्रोसीडिंग्स दिखाते हैं, उसमें देखा है कि कौन हल्ला कर रहे हैं, कौन ये नहीं कर रहे हैं। तो क्योंकि मैं तो अंत में इस बात में यही कहूँगा कि कांग्रेस के पास चर्चा के लिए कोई विषय ही नहीं था, चर्चा के लिए कोई उनके पास वक्तव्य नहीं था, आप समझिए आर्गूमेंट नहीं थे, तर्क नहीं थे, इसलिए उन्होंने चर्चा को ना होने देना ही बेहतर समझा। जी विजय जी, अविश्वास प्रस्ताव के लिए जरूरी है कि सदन ऑर्डर में हो। हमने देखा कि बार बार लोकसभा स्पीकर ने कहा भी कि सदन ऑर्डर में हो ताकि वो कोई फैसला ले सकें, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष का कहना ये रहा, खासतौर से कांग्रेस का ये कहना रहा कि जो एनडीए के सहयोगी दल थे, मतलब टीडीपी जो पहले आपके साथ थी लेकिन फिर बीच में आपसे अलग हो गई, या दूसरे क्षेत्रीय दल, उन लोगों ने हंगामा किया, तो इसलिए जिम्मेदारी सरकार की है, बीजेपी की है। क्या कहना है आपका? देखिए, हर दल के अपने अपने इश्यूज हैं। 2019 का चुनाव आ रहा है, तो मैं देखता हूं कि लोग संसद की गरिमा को नहीं देख रहे, राजनीति को पहले देख रहे हैं। जी, स्टेट्स के हैं वो भी इशू हैं, पर ये कह देना कि भाई वो एनडीए के घटक दल हैं या वो सरकार के साथ है, मैं नहीं समझता ये ठीक है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा, अगर सदन के ना चलने की मैं जिम्मेदार बताता हूं तो वो मैं कांग्रेस को बताता हूं, क्योंकि पहले दिन से जिस तरीके से उन्होंने जो नोटिस दिए थे, अपने ही दिए हुए नोटिस पर वो चर्चा के लिए तैयार होकर नहीं आए थे। आप एक बात और देखिए कि आज एक पार्लियामेंट को चलाने में, जो मैं कहीं देख रहा था, मेरा ख्याल आंकड़ा ठीक ही होगा कि 1 मिनट के ऊपर 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। जी, एक दिन के अंदर 1.5 करोड़ रुपया खर्च हो जाता है। ऐसे के अंदर ये जनता का पैसा है। जनता हमसे उम्मीद करती है कि जो सांसद हैं, जो पार्टियां हैं, वे हमारी समस्याओं को उठाएंगी, जो नए बिल हैं पास होंगे। अब देखिए, राज्यसभा के अंदर मैं देखूं, जिसका मैं इंचार्ज हूं, तो अब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट बिल इतना महत्वपूर्ण बिल है, जिसके अंदर पहले तो था कि जो रिश्वत लेने वाला ही सिर्फ अपराधी समझा जाता था। इस बिल के माध्यम से जो रिश्वत देने वाला है वो भी इसके ऊपर अपराधी समझा जाएगा। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जो लाखों सरकारी कर्मचारी हैं, वो जब कोई निर्णय लेते हैं, उस निर्णय में उनको हमेशा एक डर लगता है कि भाई मेरे किसी भी निर्णय के कारण कहीं कल मेरे के ऊपर तो कोई विपत्ति नहीं आ जाएगी। तो उसमें ये था कि किसी के ऊपर भी अगर इस तरीके का कोई केस बनता है तो पहले उसके अफसर से इस बात के में पूछा जाएगा कि भाई केस इन पे बनेगा या नहीं बनेगा। तो मैं समझता हूँ ऐसा जो बिल था जिसके से भ्रष्टाचार रुकता है, ऐसा बिल था जिसपे भ्रष्टाचार पे रोकथाम होती है, तो ये कदम था मोदी सरकार का, जिसमें भ्रष्टाचार के जो अन्य रोकने के उन्होंने काम किए, उनमें से एक ये भी था। पर विपक्ष ने उसको भी बिल को पास नहीं होने दिया, जबकि एक बिल पास हुआ। अभी कुल मिला के राज्यसभा में जो कामकाज हुआ, उस कामकाज के अंदर एक हुआ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर सारी महिलाओं ने अपने विचार रख लिए। दूसरा हुआ जो रिटायर्ड हुए राज्यसभा से, उन्होंने विचार रख लिए। तीसरा हुआ जो नए आए, उन्होंने ओथ ले ली। एक बिल जरूर पास हुआ, ग्रेच्युटी बिल, वो जरूर पास हुआ है। अच्छा विजय जी, मैं समझता हूं कि कुल मिला के बहुत ही कम कामकाज हुआ, जबकि सरकार के पास राज्यसभा में 9 पेंडिंग बिल हैं। जी हाँ, मैं ये जानना चाहता हूं कौन से बिल हैं, कौन से बिल ऐसे महत्वपूर्ण हैं जो पेंडिंग हैं? देखिए, राज्यसभा के अंदर जो महत्वपूर्ण पेंडिंग बिल हैं, उसके अंदर महत्वपूर्ण एक तो मैंने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट बिल बताया। दूसरा जो बिल था
3 तलाक, मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन बिल है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, विसल ब्लोवर्स बिल है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाला बिल है, अनसाइंड मॉन्यूमेंट्स वाला बिल है, ऐसे बहुत से बिल हैं। तो ऐसे ही लोकसभा के अंदर भी जो है करीब 10 के करीब जो बिल हैं पेंडिंग हैं, जिन बिलों में अगर मैं प्रमुख रूप से देखूंगा तो पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी और स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट बिल केवल पास हो पाया, किंतु इसके अलावा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट बिल, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन बिल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल, ऐसे बहुत सारे बिल लोकसभा में भी पेंडिंग हैं। और ये सारे बिल को आप ये मत समझिए सरकार के बिल हैं, ये जनता के बिल हैं। इन कहीं ना कहीं इन बिलों के पारित होने से जनता को राहत मिलने वाली थी, जनता की समस्याओं को दूर किया जा सकता था और जनता को एक मजबूत कानून मिलता है। जी, आप विजय जी राज्यसभा के एक संसदीय कार्य मंत्री के रूप में इंचार्ज हैं। मैं ये समझना चाहता हूं कि पिछले कुछ अरसे में हमने ये देखा कि लोकसभा से जो बिल पारित हो जाते हैं वो जाके राज्यसभा में अटक जाते हैं। इसकी वजह क्या है? क्या वहां पर विपक्ष का बहुमत होना ही सिर्फ एक वजह है, या कोई इस तरह का परसेप्शन बन रहा है कि वहां से पास होकर बिल आया है, यहाँ पर उसको लटका दो? नहीं, अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। यही जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट बिल है, ये जब बिल आया था तो ये स्टैंडिंग कमेटी पे गया। स्टैंडिंग कमेटी में जाने का मतलब है उसमें सब पार्टियों का प्रतिनिधित्व है, उसके अंदर अच्छी खासी उसकी चर्चा हो गई। उसके बाद जब ये बिल राज्यसभा के अंदर आया तो इसके ऊपर गुलाम नबी आज़ाद समेत 6 लोगों के भाषण हुए जाके। गुलाम नबी जी ने भी उसमें अपने वक्तव्य रखा था। फिर यह तय हुआ कि ये सिलेक्ट कमेटी को चला जाएगा। सिलेक्ट कमेटी में हर बिल नहीं जाते, बहुत कम ही बिल जाते हैं जिसके बारे में सदन विशेष रूप से चाहता हो कि इसके ऊपर पूरी तरह से मंथन हो जाए जी। तो सिलेक्ट कमेटी में गया। सिलेक्ट कमेटी जिसके चेयरमैन भूपेंद्र यादव रहे, तो उस सेलेक्ट कमेटी में यूनैनिमिटी बनकर वो बिल दोबारा अब राज्यसभा के अंदर आया। और जब वो राज्यसभा के अंदर आया तो आप समझिए कि एक तरह से तो उसकी सभी पार्टियों ने चर्चा कर ली थी, किंतु उसके बाद भी ये कहा गया कि नहीं जी पहले इस पर डिस्कशन कीजिए। तो दरअसल डिस्कशन करने की मांग नहीं की जा रही, मांग ये की जा रही थी किसी तरह से बिल रुके। तो उसके बाद चेयरमैन ने भी और सरकार ने दोनों ने कहा डिस्कशन आरंभ करिए। तो उसमें वो डिस्कशन आरंभ नहीं करते कांग्रेस के लोग, तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि कुछ बिल ऐसे थे जिसपे हमने देखा कि विपक्ष का, खासतौर से कांग्रेस पार्टी का, हमें एक रुख, सकारात्मक रुख मैं कहूंगा, वो लोकसभा में पॉजिटिव दिखता है उनका रुख, लेकिन वही राज्यसभा में उसी बिल पे क्वेश्चन उठाते हैं। ये क्या है? ये इसी को देखिए, ये जो पहले बैंकिंग फ्रॉड, बैंकिंग इरेगुलरिटीज के बारे में आया, तो लोकसभा में तो उन्होंने कहा 193 के अंदर चर्चा करवा लीजिए जिस पर वोटिंग नहीं होती, किंतु राज्यसभा में वो अड़ गए कि 167 में ही करिए जिसके अंदर वोटिंग होती है। तो आप दोनों का फर्क, आप इस फर्क का आप अंदाजा लगा सकते हैं। लोकसभा के अंदर भी जो इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया, पहले वो छोटी पार्टियों ने किया, कांग्रेस तो उसके बाद कहीं जाकर, कई दिनों के बाद जाकर जागी है इस बात के लिए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस कितनी गंभीर थी। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि ऐसा नहीं होता, हम भी विपक्ष में पहले बैठे हैं, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे बिलों पर सहमति बनती है, कई बार उनमें संशोधन स्वीकार किए जाते हैं ताकि सबके अंदर सहमति बन जाए। जीएसटी जैसा बिल भी जब सब जगह से निकल गया, आप समझ सकते हैं बात को, तो ऐसे में विपक्ष ये भी कहता रहा कि हमसे कोई बात नहीं हो रहा। मैं तो इनके घरों तक भी होके आया विपक्षी नेताओं के, इस बात के लिए कि भाई संसद सबकी है, कानून सबके हैं, चर्चा सबके काम आएगी, तो आपको सदन को चलने देना चाहिए। तो वैसे वो कहते हैं कि हम पूरा सहयोग करेंगे, पर हम देखते हैं जब सदन शुरू होता है तो वो सहयोग नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जो राजनीति है वो हावी हो जाती है और उस समय जनता के जो काम और जनता की जो भलाई है वो दूर हो जाती है। जी विजय जी, एक बार देखने में इस बार आई कि राज्यों से संबंधित मुद्दे खास तौर पर उठे। राज्यों के मुद्दों का अपना एक अधिकार है, उन्हें उठना चाहिए। खास तौर से अगर मैं आंध्र प्रदेश के विशेष राज्य के दर्जे की बात करूं तो विशेष राज्य का दर्जा किसे दिया जाता है, क्या नियम है उसके, थोड़ा स्पष्ट करेंगे? देखिए, एक सीधी सी बात है, विशेष राज्य का दर्जा जिस समय ये जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों का वो हुआ था, उस समय उनके साथ ये कुछ चीज़ें को तय किया गया था जी। अब मैं समझता हूँ संसद के अंदर अपना वित्त मंत्री ने कई बार, अरुण जेटली जी ने कई बार इस बात को स्पष्ट किया कि भी अगर आपको स्पेशल स्टेटस नहीं दिया जा सकता तो स्पेशल स्टेटस के समकक्ष आपको अतिरिक्त और भी लाभ दिए जा सकते हैं, जिससे कि आपके राज्य के ऊपर उसका प्रभाव अच्छा पड़े और राज्य के आपके मदद मिल जाए। पर मैं ये देख रहा हूँ कि अपनी अपनी पॉलिटिक्स के कारण लोग अपना अपना इश्यूज़ बनाते हैं,
तो कहीं ना कहीं गलतफहमी है, कम्युनिकेशन गैप है या कुछ ऐसा है। तो मैं इसलिए समझता हूँ कि ऐसे छोटे छोटे जो इश्यूज़ हैं वो राज्यों के भी हैं, जिसको राज्य यहाँ पर उठाना चाहते हैं, और वो अच्छी बात भी है अगर राज्य अपने इशू को उठाते भी हैं तो उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। पर सबको अब ये तो देखना पड़ेगा कि सदन की एक मर्यादा है। अब 24 आवर्स अगर लोग वेल के अंदर ही रहेंगे तो कोई भी स्पीकर और चेयरमैन होगा, उसके लिए सदन को चलाना आज भी हमने देखा, हो जाएगा। आज भी हमने देखा कि राज्यसभा में सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद भी कुछ सांसद एक तरह से धरने पर बैठे रहे। ये आचरण जो देखने को आ रहा है, क्यों? कई बार हम राजनीतिक दलों का या राजनीतिक व्यक्तियों का आचरण एक ऐसा भी हो जाता है कि दूसरे से आगे कैसे निकलना है, चाहे उसके लिए कई बार हम गरिमा को छोड़ देते हैं, संसद के मान को छोड़ देते हैं, राजनीति के नियमों की अवहेलना कर देते हैं। तो वो नहीं होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे लोगों को इस बात की समझ आएगी। विजय जी, कांग्रेस का एक मुख्य मुद्दा जो रहा उसमें जिसमें वो चाहती थी चर्चा, उसने कहा सरकार ने चर्चा के लिए तैयार नहीं, वो था नीरव मोदी का, कि जो बैंकों का पैसा लेके विदेश चले गए। क्या था? क्योंकि एक आर्थिक भगोड़ा बिल भी सरकार ने सदन में पेश किया, हमने देखा, लेकिन इस मुद्दे पर चर्चा देखने को नहीं मिली। वो चर्चा इसलिए, मैंने शुरू में ही बताया आपको, चर्चा इसलिए देखने को नहीं मिली। सबसे पहले कांग्रेस ने, चाहे नीरव मोदी उसको कहो, बैंकिंग इरेगुलरिटीज कहो, बैंकिंग फ्रॉड कहो, इसके ऊपर जब कांग्रेस ने नोटिस दिया था तो सरकार ने खड़े होकर तुरंत कहा हम इस विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं। किंतु उन्होंने जिद ये पकड़ ली कि नहीं, इस विषय के ऊपर चर्चा एक पर्टिकुलर नियम के अंतर्गत ही होगी। अब वो प्रोरोगेटिव चेयरमैन का है, स्पीकर का है कि किस नियम के अंतर्गत कौन सी चर्चा करवाई जाएगी। तो मैं समझता हूँ अगर चर्चा ही होनी थी तो चर्चा हो सकती थी, पर आज क्या हो गया है, सदन से बाहर तो चर्चा होगी, टीवी और चैनल्स पे तो डिस्कशन होगी, पब्लिक मीटिंग्स में तो चर्चा होगी, पर जो सदन चर्चा के लिए बना है उसमें चर्चा नहीं होगी। तो कांग्रेस का सबसे बड़ा दोष यही है कि उसने सदन की शुरुआत के दिनों में ही उन्होंने सदन की गरिमा का ध्यान न रखते हुए और सदन के अंदर हंगामा शुरू कर दिया। अच्छा विजय जी, अगर मैं समझ कोई बजट सत्र था, अगर बजट सत्र की हम बात करते हैं तो सरकार ने बजट में अपने तमाम गांव गरीब किसान के लिए तमाम तरह की घोषणाएं की थी, लेकिन बजट पे उसके अनुदान मांगों पर जो चर्चा होनी चाहिए थी वो भी नहीं हुई। क्या कहना है आपका? बजट जो होता है, फाइनेंशियल बिल जो होता है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो पूरे देश के वित्तीय उससे जुड़ा रहता है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा पहले भी हुआ है कि अगर सदन नहीं चल रहा है, हंगामा है सदन के अंदर, तो फिर इसको बजट को पास करना अनिवार्य हो जाता है। तो ऐसा इसीलिए विपक्षी दलों ने भी उसको पास होने दिया। जी, ऐसे आपने बिल तो हमें बताया कौन कौन से महत्वपूर्ण बिल थे जो सरकार पेश करना चाहती थी और कौन से अटक गए। ऐसे कौन से मुद्दे थे जिस पर सरकार भी चाहती थी कि इस पर चर्चा हो? नहीं, सरकार तो जैसे मैंने बताया, लोकसभा के अंदर 10 बिल थे, है ना जी, उसमें से 5 इंट्रोड्यूस किए गए। जो मेरे पास लिस्ट है उसमें फाइनेंस बिल, चिट फंड, फ्यूगिटिव इकोनॉमिक अप्रोप्रिएशन बिल, ये सब थे, ये तो इंट्रोड्यूस कर दिए गए। और 2-3 बिल पास भी किए गए, परंतु बहुत सारे बिल ऐसे हैं जो लोकसभा में पेंडिंग है। डेंटिस्ट अमेंडमेंट बिल है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल अमेंडमेंट बिल 2017 है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट बिल है। मैंने आपको नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के बारे में बताया, फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बताया, चिट फंड है, फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल है। तो ऐसे एक लंबी लिस्ट है मेरे पास जो कि बिल थे। तो करीब आप ये मान के चलिए 10 से अधिक बिल जो थे वो लोकसभा के अंदर पेंडिंग रहे और लगभग 9 बिल जो हैं वो राज्यसभा के अंदर पेंडिंग है। जी विजय जी, बात अगर हम क्षेत्रीय मुद्दों की करते हैं तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि इस बार चुनाव के चलते, क्योंकि इस साल कई राज्यों के चुनाव हैं, अगले साल आम चुनाव लोकसभा के प्रस्तावित हैं, क्या चुनाव हावी हो गया संसदीय कार्रवाई पे या क्षेत्रीय मुद्दे हावी हो गए? नहीं, दोनों ही चीज़ कहिए, क्योंकि जहाँ क्षेत्रीय मुद्दे जहाँ पर हैं वहाँ भी चुनाव होने हैं। 2019 के लोकसभा के चुनाव भी नज़दीक हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी पर उसका एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता था कि अगर लोकसभा का चुनाव पास है तो आप इन विषयों पर चर्चा करते, जिन विषयों पर आप जनता के समक्ष अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहते होंगे। तो सबसे बड़ा तो पार्लियामेंट का लाभ यही है कि भाई अपोजिशन भी उसमें अपनी बात को रखे, सरकार भी अपनी बात में रखे और उसके बाद जनता फैसला करे। और कई बार हमने देखा है कि ये जो डिबेट्स होती हैं, ये जो वाद विवाद होते हैं, इससे जनता को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, साथ ये भी पता चलता है कि सरकार सही है या विरोधी दल सही है। पर इस समय कांग्रेस ने चलने नहीं दिया, मैं तो ये कहूँगा। तो इससे उनको भी क्या फ़ायदा मिला, मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि
सब लोग जान रहे हैं कि सरकार जो है वो चर्चा के लिए तैयार है, और सरकार का तो हमेशा लाभ होता ही है अगर सदन के अंदर चर्चा होती है और सदन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कानून पास होते हैं। जी, एक सवाल कांग्रेस का ये रहा है कि सरकार के पास इतना भारी भरकम बहुमत है लोकसभा में, अगर मान लीजिए अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कर लेती सरकार तो क्या हो जाता? मैं फिर आपको बता रहा हूँ, सरकार अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए पूरी तैयार रही इस सदन के समय के अंदर। उसमें मैंने आपको बताया ना, कानूनी अड़चन सिर्फ इतनी होती है कि किसी हंगामे होते हुए, शोर शराबे होते हुए, प्ले कार्ड दिखाते हुए, और अगर लोग अपनी सीटों पे बैठे ही नहीं हैं तो कोई भी सरकार हो वो अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान नहीं करवा सकेगी। विजय जी, मैं राजनीति से परे हटके, बीजेपी कांग्रेस से अलग हटके एक बात ये समझना चाहता हूं, आपका जवाब चाहूंगा कि आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर कि सदन में ये स्थिति बन रही है कि प्ले कार्ड्स लेकर सदस्य आते हैं, अध्यक्ष के आसन के सामने रखते हैं, अध्यक्ष के चेहरे के सामने रखते हैं, धरना, तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं, नपीरी बजाते हैं। ये कौन सी संसदीय आचरण है? देखिए, मैं भी पहले 3 बार लोकसभा का सदस्य रहा हूँ, अब मैं राज्यसभा के अंदर हूँ, और मैं कह सकता हूँ आज तक मैं कभी वेल में नहीं गया, है ना, चाहे कितना भी हमारा विरोध रहा हो। तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि भाई सदन में सदस्यों को और इस तरह का मर्यादा तो रखनी ही चाहिए कि सदन के वेल में ना आया जाए, या इस तरह से पोस्टर ना लगाए जाएं, या नारेबाजी ना हो, कम से कम अपनी सीट पर खड़े होकर बात की जा सकती है। और सदन में अपनी बात रखने के बहुत सारे तरीके भी हैं और बहुत सारे नियम भी हैं जिनके अंतर्गत आप रख सकते हैं, पर धीरे धीरे जो है सदन की गरिमा मैं देख रहा हूँ कि पिछले सालों के अंदर कम हो रही है जी। और आज वेंकैया नायडू जी भी बता रहे थे कि जिस समय राज्यसभा जो बन रही है, बने या नहीं बने, इसके ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी बहस हुई थी, तब यही था कि कहीं ऐसा तो नहीं है राज्यसभा का कारण बन जाए इस बात का कि लोकसभा में जो चीज़ पारित किया है वो उसका देरी का कारण बन जाए या उसको रोकने का कारण बन जाए। फिर अल्टीमेटली सब में यही सलाह बनी थी कि नहीं, ये चैम्बर भी बनना चाहिए। तो अब उन्होंने कहा कि भाई क्या इस बात पे आज विचार करना पड़ रहा है क्या कि भाई हमारा जो भूमिका है वो भूमिका ठीक जा रही है नहीं जा रही है। तो इसलिए वाकई के अंदर सदन की गरिमा को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। पूरा देश हमको निहारता और देखता है कि भाई किस पार्टी का और किस संसद सदस्य का किस तरीके का व्यवहार है। विजय जी, अगर बात मैं राज्यसभा के गणित की करूं तो इस सरकार के सामने एक चुनौती रही है कि राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत की कमी है, राज्यसभा में खास तौर पर। और अभी हाल में जो चुनाव हुए राज्यसभा के, उसमें बीजेपी के सबसे ज़्यादा सदस्य निर्वाचित होकर आए हैं, लेकिन जो गणित है वो अभी भी थोड़ा सा कम है। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में वो गणित बदलेगा और स्थितियां अनुकूल सरकार की होंगी? ये देखिए, एक बात सबको समझनी चाहिए कि जनता ने जनादेश हमको दिया है, बहुमत हमारे साथ है, तो इसलिए जाहिर तौर पर सरकार को काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। उसके कामों में रुकावट नहीं बननी चाहिए। उसके कामों में रुकावट डालने का मतलब ये है कि आप जनादेश का अपमान कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि राज्यसभा में भी आज भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। ठीक है, हमारा बहुमत अभी भी नहीं है, पर सबसे बड़ी पार्टी है, इस बात का भी सम्मान होना चाहिए। तीसरी बात है, ये सरकार जो है डेमोक्रेटिकली प्रजातांत्रिक रूप से साफ चाहती है कि सबको बोलने का अवसर मिले, और सरकार ने ऐसे समय समय पे अवसर दिए हैं। पर विपक्षियों को और विरोधी दलों को भी सोचना होगा। पहली बार ये हुआ था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब के अंदर जब प्रधानमंत्री खड़े हुए तो प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया गया। इससे पहले कभी इस देश में ऐसा नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री खड़े हों और उनको बोलने ना दिया जाए जाकर। ये प्रधानमंत्री के प्रति व्यवहार जो था वो ठीक नहीं था। तो इसलिए मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं विपक्ष को, विशेष रूप से कांग्रेस को और दूसरे दलों को भी ये सोचना पड़ेगा कि सदन की गरिमा बनाए रखनी है। जी विजय जी, बजट सत्र तो खत्म हो गया, अब कर्नाटक का चुनाव है, इस साल कई और चुनाव हैं, तो अब सड़क पर किस तरह विरोध जताएंगे, क्योंकि आज ऐलान भी पार्टी ने किया है? नहीं, जाहिर तौर पर हम तो ये कहेंगे कि भाई जिस तरह से संसद को चलने नहीं दिया गया, लोकसभा और राज्यसभा के 22 दिन जो थे, बजट के जो दूसरा सत्र था उसके अंदर ख़राब कर दिए गए, जो हमारे महत्वपूर्ण बिल थे उनको पास नहीं करने दिया गया, और कांग्रेस की जो इस सारे के अंदर भूमिका रही
उसका पर्दाफाश करने के लिए पूरे देश के अंदर हम अनशन करेंगे हर संसदीय क्षेत्र के अंदर, ताकि लोगों के पास एक मैसेज जाए इस बात का कि देखिए एक चुनी हुई सरकार को काम करने से रोका जा रहा है, एक लोकतंत्र सरकार के ऊपर हमला किया जा रहा है, सदन की गरिमा को गिराया जा रहा है, अपने जनता से के उपयोगी बिलों को पास नहीं होने दिया जा रहा है और हंगामा कर कर सरकार को काम करने से रोका जा रहा है। जी, आपकी पार्टी ने एक और ऐलान किया कि 23 दिन का वेतन और भत्ता भाजपा के एनडीए के सांसद नहीं लेंगे। इसे लेके कई और आवाज़ें भी आई आपके कुछ सदस्यों की, एनडीए के दलों की भी आई, लेकिन एक ऐसा लगा कि एक आदर्श स्थिति हो सकती है। ये फैसला क्यों लिया आप लोगों ने और क्या ऐसी आदर्श स्थिति बन सकती है कभी? क्या देखिए, बीच बीच में ये आवाज़ें उठती रही हैं कि संसद के ऊपर इतना भारी खर्चा होता है, सांसद काम नहीं कर रही है, सांसदों की भूमिका ठीक नहीं है, फिर इनको तनख्वाह क्यों नहीं मिलनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ एनडीए का एक बहुत बड़ा फैसला ये है कि हम जो 23 दिन हैं उनकी तनख्वाह और भत्ता हम नहीं लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर हम जनता की आकांक्षाओं के पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं, जनता के ने जो हमको चुन कर भेजा है उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको फिर क्या हक जाता है? क्या पार्टी, आपकी पार्टी इसे भविष्य में भी पर पार्टी के रूप में अपनाएगी? नहीं, अभी तो हमने एक बात रखी है, अभी तो शुरुआत की है और मैं समझता हूँ इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए कि संसद में इतना हंगामा हो कि हर बार ये कहना पड़े कि भाई हम सैलरी भत्ता नहीं लेंगे। जी, चलिए विजय जी, आपने विभिन्न मुद्दों पे हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो संवाद में आज इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।